क्या सच में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है क्या? विक्रांत मन ही मन सोचने लगा। कहीं वो ज्यादा तो नहीं सोच रहा, या सच में ये इत्तेफाक ही है? अभी थोड़ी देर पहले वो जिस पुलिस स्टेशन से निकलकर आया है, वहां पर ट्रिपल रेप केस के बारे में बात हो रही थी। कहीं उस रेप केस का आरोपी सच में तो उसके सामने नहीं आ गया? लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक। विक्रांत ने अपने हाथ में लिए हुए बियर के गिलास को बिना खाली हुए ही उसे काउंटर पर रख दिया। वो थोड़ी देर पहले ऑफिस में केस के बारे में दिए जा रहे डिटेल को याद करने लग गया। वहाँ पर टीम लीडर मंजू सचदेवा ने बताया था कि ये रेपिस्ट सिर्फ बार और क्लब में जाने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना निशाना बनाता है जो काफी ओपन टाइप की होती है। अब जिस लड़की से विक्रांत बात कर रहा था वो भी इसी तरह की ही थी। ऐसी लड़कियों को गोल्ड डिगर भी कहा जाता है, यानी कि जो भी इनके आगे पैसा फेंकेगा ये उसी के साथ हो लेती है। अब विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि वो सूट वाला आदमी लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया था, और इसीलिए वो लड़की उसके साथ खुशी खुशी जाने को राजी हो गई थी। और फिर वो आदमी देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ना जाने क्यों उसके एक्सप्रेशन भी अजीब से थे। अब क्या करूं? विक्रांत दोबारा से अपनी ड्रिंक उठाकर नहीं पी सका। वो तुरंत ही क्लब के एग्जिट डोर से बाहर निकलकर उस लड़की को खोजने लगा। बाहर आते ही गली में घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। क्लब के अंदर चल रहे डीजे की बहुत हल्की हल्की आवाज यहाँ सुनाई दे रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी, सो रात में भी काफी कुछ दिखाई पड़ रहा था। बाहर निकलते ही विक्रांत गली के दोनों तरफ अपनी नजर डालते हुए उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। गली की एक तरफ तो रोड थी जिधर से विक्रांत यहाँ आया हुआ था, और दूसरी तरफ ये गली आगे जाकर और संकरी हो गई थी। विक्रांत अभी उस लड़की को ढूंढ ही रहा था कि उसे एक आदमी की परछाई सामने संकरी गली से राइट टर्न लेती हुई नजर आई। अब तक रात के 10 बज चुके थे। गली में कहीं दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। विक्रांत की नजर जैसे उस परछाई पर पड़ी, वो तुरंत ही उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो बिना जूतों से आवाज निकाले ही दौड़े जा रहा था। वो पुलिस से बचकर भागने और अपने दुश्मन को पकड़ने दोनों ही कामों में माहिर था। सो बिना आवाज के दौड़ना विक्रांत की अलग ही खासियत थी। विक्रांत जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, वहां पर उसे फिर से सन्नाटा नजर आया, लेकिन ये वाली गली थोड़ी और संकरी नजर आ रही थी। विक्रांत अब बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाने लगा। वो बिना आवाज के चलने की कोशिश कर रहा था ताकि आसपास के मूवमेंट को सुन सके। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे फिर से किसी की हल्की परछाई दिखाई पड़ी। परछाई दिखते ही विक्रांत थोड़े तेज कदमों से उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन फिर से वो आदमी लेफ्ट की तरफ गली में मुड़ गया। विक्रांत तेजी से भागता हुआ उस मोड़ के करीब पहुंचा। उस मोड़ से मुड़ते ही वहां पर एक छोटा सा पार्क था। पार्क में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सो वहां काफी सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ था। विक्रांत आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने उस आदमी को वहां रुका हुआ देख लिया। विक्रांत गली के कॉर्नर पर छुपकर उस पर नजरें गड़ाकर खड़ा हो गया। वहां काफी सारी ईंट का ढेर लगा हुआ था, और शायद वहां जमीन पर कोई गिरा हुआ भी था। उस सूट वाले आदमी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और फिर नीचे झुककर कुछ करने लगा। अगले ही सेकंड में उसने अपने हाथों में लाल रंग का एक कपड़ा खींचते हुए उसे खुद के पीछे फेंक दिया। इस कपड़े को देखकर विक्रांत को याद आ गया कि उस लड़की ने भी लाल रंग का टॉप पहन रखा था। कहीं ये रेप तो नहीं करने जा रहा है? और नीचे वो लड़की बेहोश पड़ी है। ओह, विक्रांत का शरीर कांपने लगा। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मन में सोचते हुए विक्रांत इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर पार्क के साइड में ही पड़े हुए बिल्डिंग मटेरियल के ढेर में रखे एक लोहे के रॉड पर पड़ी। बस फिर क्या था, विक्रांत वैसे भी लोगों को पीटने में एक्सपर्ट था। वो तो सिर्फ लात घूंसों से ही बड़े बड़ों का भूत उतार देता था, लेकिन आज इस आदमी के पास चाकू भी है, सो विक्रांत को भी हथियार की जरूरत पड़ गई थी। वो तुरंत ही कॉर्नर से निकलकर बाहर आया, और दबे पांव आगे बढ़ते हुए उसने लोहे के रॉड को अपने हाथ में उठा लिया। इसके बाद उसने पीछे से ही उस आदमी की टांगों पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वो आदमी चौंक उठा और पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। उठकर विक्रांत के ऊपर चाकू से हमला करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही विक्रांत ने उसके हाथ को अपने घुटनों के नीचे दबाते हुए चाकू छीन लिया, और फिर अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। एक ही घूंसे में वो बेहोश हो गया। अब विक्रांत ने राहत की सांस ली, और फिर उसने अपना फोन बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंच गई। अगले एक घंटे बाद विक्रांत पुलिस स्टेशन पर ही बैठा हुआ था। इस वक्त पूरे ऑफिस में उत्सुकता का माहौल बनाया हुआ था। सभी लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुनिधि बहुत खुश नजर आ रही थी। आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ से छुट्टी लेकर गए और वहां जाकर तुरंत ही रेपिस्ट को अरेस्ट भी कर लिया। वाह सर, आप तो बड़े चालाक निकले, हमें बताया भी नहीं। सुनिधि जानबूझकर विक्रांत से बात करके उसके करीब होना चाहती थी, लेकिन विक्रांत को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था।
अब ये इंटरेस्ट क्यों नहीं था, इसका जवाब विक्रांत के पास भी नहीं था। या तो सुनिधि बहुत कम उम्र की थी इस वजह से, या वो बच्ची सी दिखती थी इस वजह से, या वो ज्यादा सुंदर नहीं थी इस वजह से। विक्रांत किसी भी पॉइंट पर इस बात को लेकर श्योर नहीं था। अच्छा सर, जब आपको इस केस को सॉल्व करने के लिए इनाम मिलेगा तो हमें पार्टी देना मत भूलना है, सुनिधि ने हंसते हुए कहा। लेकिन विक्रांत अब उसकी बकबक सुनने के जरा भी मूड में नहीं था। तो उसने सुनिधि को यहाँ से हटाने के लिए कह दिया, अच्छा मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ, सुनिधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ आराम से लाओ, थैंक्स। इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा दुखी और चिढ़ा हुआ पुष्कर था। उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, इसने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। मुझे पता है वो रेपिस्ट नहीं है। अब देखना हमारी मुसीबत और बढ़ने वाली है। जैसे पुष्कर ने ये बात कही तुरंत ही वहां मंजू सचदेवाई पहुंच गई। उनके चेहरे पर खुशी की लकीर देखी जा सकती थी। विक्रांत, तुमने सही आदमी को पकड़ा है। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि उसका यूरिन और ब्लड मैच हो गया। सो ट्रिपल रेप केस का मुजरिम यही आदमी था। केस क्लोज्ड। गुड जॉब विक्रांत। मंजू के इतना कहते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने जोर से ताली बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन पुष्कर का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे सांप सूंघ गया हो। ये अब तो विक्रांत सर को इनाम भी मिलेगा, अब तो पार्टी पक्की, सुनिधि ने खुशी से झूमते हुए कहा। इनाम? विक्रांत कंफ्यूजन में था। फिर उसे अपनी नई मेमोरी के थ्रू पता चला कि यहाँ पर किसी भी केस को सॉल्व करने पर पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से इनाम में पैसे भी दिए जाते हैं। केस के अकॉर्डिंग और उस पर काम करने के हिसाब से कुछ न कुछ इनाम के पैसे जरूर मिलते हैं। ये जानकारी मिलते ही विक्रांत को थोड़ी खुशी हुई। चलो कम से कम कुछ कमाई तो होगी यहाँ। ऐसे ही एक दो केस सॉल्व हो जाएंगे फिर तो बढ़िया रहेगा। आज ही ऑफिस में सभी ने विक्रांत का बदला हुआ रूप देखा था और आज ही उसने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। कहाँ अब तक वो ऑफिस में सिर्फ कॉफी बनाता था और सिर्फ फाइलें इधर से उधर पहुंचाता था, और कहाँ आज उसने अकेले ही इतने बड़े मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन इस वक्त सब विक्रांत की बहादुरी और ताली बजाने के अलावा कर ही क्या सकते थे। टीम लीडर मंजू ने बताया कि अभी तक इस मुजरिम का नाम नहीं पता चला है, लेकिन ये पता चला है कि ये सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ है। अभी हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी हम लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर मंजू ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, भाई विक्रांत, तुमने उसे ऐसा घूंसा मार दिया कि उसे होश ही नहीं आ रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1-2 दिन भी लग सकता है होश आने में। इतना तेज मारने की क्या जरूरत थी? अरे तो उस साले ने चाकू ले रखा था, अगर मुझे मार देता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? विक्रांत ने एटीट्यूड से भरे लहजे में अपनी सफाई पेश की। आज विक्रांत जितनी बार मुंह खोल रहा था उतनी बार सबको अपने व्यवहार से हैरत में डाल रहा था। किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आई थी कि अचानक से आज विक्रांत को हुआ क्या है। आज इतना बेधड़क होकर इसकी जुबान क्यों खुल रही है? अरे अरे अरे, ठीक है, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रही, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में किसी को रात भर रहना होगा। पुष्कर, तुम किसी को रोक सकते हो वहाँ पे? मंजू ने पुष्कर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मैडम, हो जाएगा, कोई नहीं, पुष्कर ने कहा। और फिर उसने विक्रांत की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, और विक्रांत, तुम आज हॉस्पिटल में रुक जाना। तो वैसे भी तुमने ही आज उसे पकड़ा है तो तुम ही सिक्योरिटी भी कर लो, सही रहेगा ना? मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत थक गया हूँ मैं, और तुम लोगों के लिए मुजरिम को पकड़ लिया है मैंने। अब इसका ध्यान जैसे रखना है रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। विक्रांत ने मुंह फाड़कर जोर से जमाई लेते हुए कहा, अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक मुजरिम को क्या पकड़ लिया, खुद को बहुत बड़ा ऑफिसर समझने लग गए हो क्या? तुमने कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया है, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी समझे? पुष्कर ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आज तुमने डीसीपी सर के सामने भी बदतमीजी की थी। सीनियर के साथ कैसे पेश आना है भूल गए हो क्या? विक्रांत ने पुष्कर को घूरते हुए अपना कॉफी कप उठा लिया। जैसे विक्रांत ने कप उठाया, पुष्कर अपना मुंह बंद करके 2 कदम पीछे चला गया। उसे लगा कहीं विक्रांत फिर से जलती हुई कॉफी का कप उसके ऊपर ना फेंक दे, लेकिन विक्रांत ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसने चुपचाप कप उठाया और इसे अपने मुंह से लगाकर कॉफी पीने लग गया। जो कॉफी का एक घूंट उसके अंदर गया, तुरंत ही उसके कान में एक मैसेज सुनाई पड़ा, आज का टास्क पूरा हुआ, आपका सक्सेस रेट था 75%। बधाई हो, आपको एक अदृश्य टूल मिला है, कृपया इसे स्वीकार करें। दूसरी आवाज फिर से। विक्रांत बड़ी सावधानी से इस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही ये आवाज बंद हो गई। विक्रांत को सिर्फ एक ही शब्द याद था, अदृश्य टूल। अदृश्य टूल, ये क्या है? विक्रांत बड़ी उत्सुकता से इस टूल के बारे में जानने को व्याकुल हो रहा था।
वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक इमेजरी बॉक्स सा दिखाई दिया। ये बॉक्स काले रंग का था और विक्रांत को हवा में लटकता हुआ 3D में नजर आ रहा था। विक्रांत ने मन ही मन इस बॉक्स के अंदर देखने की इच्छा जताई। तभी अचानक से बॉक्स खुल गया और फिर से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, आपको मिला है एक अदृश्य माइक। इसकी मदद से आप छिपकर किसी की आवाज सुन सकते हैं। ये टूल एक बार एक्टिवेट होने के बाद अगले 48 घंटे तक एक्टिवेट रह सकता है। क्या 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 था ये? विक्रांत हैरान होकर अदृश्य शक्ति के इस टूल के बारे में जानने को उत्सुक हो रहा था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ये आवाज बंद हो गई थी। विक्रांत के लिए ये सब बड़ा अजीब सा हो रहा था। विक्रांत सर, वो मैंने 2 बैग शुगर डाल दिया था, कॉफी ठीक थी ना? सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। उसे लगा कि विक्रांत को कॉफी बहुत पसंद आ रही है। सुनिधि के बुलाने के साथ ही विक्रांत अब रियल दुनिया में आ चुका था। अब उसके कानों में ऑफिस में होने वाला शोर सुनाई देने लगा, लेकिन विक्रांत इस वक्त अकेले शांति में जाना चाहता था। सो वो सुनिधि की बातों को इग्नोर करता हुआ यहाँ से बाहर जाने लगा। विक्रांत अभी ऑफिस के गेट पर पहुंचा ही था कि उसे सामने से डीसीपी डिसूजा साहब आते हुए दिख गए। वो डिसूजा साहब से ना तो इतना परिचित था और ना ही कभी उनसे बात करता था। इस वक्त भी वो डीसीपी डिसूजा साहब को इग्नोर करके यहाँ से बाहर निकल जाना चाहता था। वो चुपचाप गेट के बाहर निकल ही रहा था कि खुद डिसूजा साहब ने ही उसे रोक लिया। अरे विक्रांत, तुम तो छुट्टी पे जा रहे थे ना, फिर तुमने इसे कैसे पकड़ लिया? डिसूजा साहब ने उत्सुकता से सवाल किया। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये रेपिस्ट वहाँ क्लब में छुपा हुआ है? इस वक्त विक्रांत किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था, और जब मूड नहीं है तो फिर कोई भी सामने हो उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने बेरुखी से डिसूजा साहब की तरफ देखते हुए कहा, देखिए डिसूजा जी, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं इस बारे में फिर कभी आपको बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ आराम करने। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, कर लो। ऐसा लग रहा था कि डिसूजा साहब को विक्रांत की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी थी। वैसे गुड जॉब विक्रांत, तुम बस यूं ही काम करते रहो, फिर कितनी भी छुट्टी लो हमें कोई मतलब नहीं। डीसीपी डिसूजा साहब के शब्दों ने विक्रांत को हैरत में डाल दिया था। जहां तक उसे पता था कि डीसीपी डिसूजा साहब बहुत ही सख्त ऑफिसर है, उन्हें आज तक किसी ने मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है, और वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, ये बात विक्रांत को बड़ी अखर रही थी। खैर, विक्रांत ने इस तरफ ज्यादा अपना दिमाग लगाए बगैर ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। उधर जैसे डिसूजा साहब अंदर पहुंचे, वहां तुरंत ही पुष्कर ने विक्रांत की शिकायत शुरू कर दी। विक्रांत किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने मन का है, भला भला। विक्रांत ने पुष्कर को शिकायत करते हुए सुन तो लिया था, लेकिन अभी वो किसी से बहस करने के मूड में नहीं था। तो वो चुपचाप यहाँ से बाहर निकल गया। ऑफिस से निकलकर वो सीधे ही अपने डोरमेट्री की तरफ चल पड़ा। विक्रांत जिस डोरमेट्री में रहा करता था, ये एक तरह का पुलिस हॉस्टल था। एक कमरे में 3 लोग रहा करते थे, और ना ही यहाँ कोई किचन था और ना ही सेपरेट टॉयलेट। विक्रांत के साथ जो 2 पुलिस वाले थे, उसमें से एक तो यंग एज का था, जबकि दूसरा वाला तकरीबन अधेड़ उम्र का था। विक्रांत को खासकर इसी वाले से दिक्कत थी, क्योंकि रात में सोते वक्त ये बहुत जोर जोर के खर्राटे लिया करता, जिससे विक्रांत की नींद हराम हो जाती थी। दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, लेकिन उनका पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट था। खैर, आज तो विक्रांत की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि इन दोनों पुलिस वालों की नाइट ड्यूटी थी। इस वजह से विक्रांत को उम्मीद थी कि आज रात वो ठीक से सो पाएगा। रूम तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज चुके थे। विक्रांत अपने कमरे में पहुंचकर सीधे ही बेड पर जाकर लेट गया। लेकिन आज के इतने एडवेंचरस दिन को पार करने के बाद विक्रांत को भला नींद कैसे आ सकती थी? वो बेड पर पड़े पड़े अपनी पिछली जिंदगी और इस नई जिंदगी के बारे में ही सोचता रहा। पहली बात तो उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आत्मा किसी दूसरे आदमी के शरीर में आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कोई जादू का खेल चल रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे पुनर्जन्म के किस्से तो बहुत सुने, और कई बार तो पुनर्जन्म होने का प्रूफ भी मिल चुका है। जैसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और सबसे अजीब चीज तो ये अदृश्य शक्ति है, पता नहीं कब और क्या बोलकर चली जाती है। मुझे कुछ रिवॉर्ड भी दिया है। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है, वरना मुझे वो रेपिस्ट कैसे मिलता? अब समझा, ये अदृश्य शक्ति मेरी हेल्प करती है, और इसी की हेल्प से आज मैंने ये केस सॉल्व किया है। फिर तो सही है। अगर ऐसे ही ये शक्ति हेल्प करती रहे तो फिर मैं बहुत जल्द काफी फेमस डिटेक्टिव बन जाऊंगा। वाह, इस अदृश्य शक्ति ने मुझे कुछ सक्सेस रेट वगैरह भी बताया था। कुछ 70 या कितना प्रतिशत था। मुझे लग रहा था कि ये सक्सेस रेट उसने आज के काम के हिसाब से बताया था। अगर मैंने उस रेपिस्ट का पीछा ना किया होता
और उसे ना पकड़ा होता तो शायद ये सक्सेस रेट और भी कम होता। सही में यही हो रहा है। ये अदृश्य शक्ति मुझसे काम करवाना चाहती है और मेरी मदद भी करती है, और फिर मैं जिस तरह से काम करता हूँ उसी के हिसाब से ये मुझे उसका रिजल्ट भी सुनाती है। इसका मतलब भले ही अदृश्य शक्ति मेरी कितनी भी हेल्प कर दे, लेकिन काम तो मुझे अकेले ही करना होगा, तभी मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ भी कमाल की है ये अदृश्य शक्ति। अगर ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रह गई तो फिर तो मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा। पैसे पैसे भी खूब कमा सकता हूँ। इतना सोचते सोचते विक्रांत को हल्की नींद आनी शुरू हो गई थी, और फिर कब उसकी आंख बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती। यहाँ पर एक भी पल का आराम नहीं है। अभी पिछली पूरी रात भर पुलिस काम करती रही थी, फिर भी किसी के पास फुर्सत नहीं थी। रात भर जागने के बाद भी सभी पुलिस वाले सुबह अपने टाइम से पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे, लेकिन विक्रांत के रूल थोड़े अलग थे। उसे किसी की परवाह नहीं थी। सुबह के 10:30 बज चुके थे तब जाकर विक्रांत की नींद खुली, वो भी किसी के खर्राटे की आवाज से। विक्रांत अपने बेड पर उठकर बैठ गया, और फिर उसने साइड के बेड पर नजर डाली तो देखा कि उसका रूम पार्टनर नाइट ड्यूटी करके वापस आ चुका था, और वो ही इस वक्त खर्राटे मारते हुए सो रहा था। दिन के उजाले में विक्रांत की नजर रूम पर पड़ी। उसने देखा कि पूरे रूम में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। जगह जगह दीवार का पेंट भी उखड़ा पड़ा था। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन कमरे से आ रही अजीब स्मेल विक्रांत के लिए असहनीय हो रही थी। वो मनी मन खुद के लिए रेंट पर घर लेने की सोचने लगा, क्योंकि ऐसी जगह पर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ पर तो सेपरेट टॉयलेट भी नहीं था। रोज सुबह टॉयलेट जाने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर नहाने के लिए लंबी लाइन। ओह, ये साला विक्रांत यहाँ रहता कैसे था। विक्रांत मनी मन पुराने वाले विक्रांत के बारे में सोचने लगा। इस डोरमेट्री की दूसरी समस्या ये भी थी कि ये पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में थी। इस वजह से विक्रांत को ज्यादा काम भी करना पड़ता था। अक्सर ब्रांच का जो भी एक्स्ट्रा वर्क हुआ करता था वो विक्रांत को ही दे दिया जाता था। ऐसे में अगर वो थोड़ी दूर जाकर अपना खुद का घर किराए पर ले लेगा तो फिर एक्स्ट्रा वर्क से भी बचा रहेगा। विक्रांत किसी तरह से बिस्तर से उठा और फिर टॉयलेट की तरफ जाने लगा। टॉयलेट की तरफ जाने के बजाय वो सीधे ही पुलिस ब्रांच की तरफ निकल गया। टॉयलेट के लिए लाइन लगाकर खड़े होना विक्रांत को मंजूर नहीं था। वैसे वो टॉयलेट करने के लिए ऑफिस की तरफ नहीं भागा था, और ना ही उसे काम करने का इतना शौक था। दरअसल वो ऑफिस जाकर वहाँ इंटरनेट और कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि वहाँ से वो खुद के लिए रेंट का घर खोज सके। विक्रांत सो के उठा और सीधे डोरमेट्री से बाहर निकल कर जाने लगा। अभी वो कॉरिडोर में ही पहुंचा था कि उसने वहाँ 2-3 पुलिस वाले खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे। सिगरेट के धुएं की महक जैसे ही विक्रांत के नाकों में गई उसकी भी तलब जाग उठी। विक्रांत ने अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि कल रात को उसने ऑटो वाले से जो सिगरेट का डिब्बा लिया था उसमें से उसने 2 सिगरेट एक्स्ट्रा भी निकाल लिया था, जो कि उसने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। रात को जब वो सोने के लिए कमरे में आया तब उसने इस सिगरेट को अपने तकिए के बगल में सुरक्षित रख दिया था। सो विक्रांत फिर से भागता हुआ अपने रूम में गया और तकिए के बगल में रखा हुआ अपना सिगरेट उठा लिया। वो इसे जलाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर अपने रूममेट के बिस्तर के बगल में रखे हुए माचिस पर पड़ी। लपक कर विक्रांत ने सिगरेट जलाया और फिर कश मारता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अभी उसने एक ही कश लिया था कि उसे जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो गई। विक्रांत अपनी छाती पकड़कर खांसने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दिया। अदृश्य शक्ति का सिस्टम चालू हो चुका है। ओह, ये क्या। इस आवाज के सुनते ही विक्रांत और सावधान हो गया। अब की बार वो इस आवाज को बहुत अच्छे से सुनना चाहता था, ताकि इस अदृश्य शक्ति के राज से वो पर्दा उठा सके। आपका आज का कोडवर्ड है झील और हवा। झील की सतह पर हवा के असर से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। फिर से विक्रांत को सुनाई पड़ा। क्या तरंगे, झील, क्या है ये सब। फिर से विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस एक ही बात याद रही कि आज का कोडवर्ड झील और हवा है। लेकिन ये पहली क्या थी, ये समझ से बाहर था। कहीं अदृश्य शक्ति मुझे कुछ बताने की तो कोशिश नहीं कर रही। ये पहेली के माध्यम से कोई भविष्यवाणी कर रही है क्या। और झील और हवा का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, ये मेरी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। इस तरह के सवाल विक्रांत को बहुत परेशान